नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। पहली खबर पहली बहस में आपका स्वागत है। बात इन दिनों एक ही चल रही है, ओबीसी आरक्षण की। चुनाव होने जा रहे हैं पंचायत के, जैसा निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है। आज भी बैठकें होने जा रही, लेकिन बैठक के बीच में सियासी सरगर्मी बड़ी तेजी से दिखाई दे रही मध्य प्रदेश में। हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता दिल्ली जाकर मुलाकात किए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मंत्री भूपेंद्र सिंह, साथ ही डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी। मुलाकात हुई है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से, नटराजन से और भी कानूनविदों से। लगातार चर्चाएं कर रहे हैं कि कैसे हम आरक्षण दे पाए और राज्य निर्वाचन आयोग को जो निर्देश मिले हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग अपना काम करता रहे। लेकिन एससी के ऑर्डर के बाद मॉडिफिकेशन की तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज जी की सरकार जा रही है। उसमें क्या होगा समझ आएगा। लेकिन इस बीच दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी है। उसके अलावा लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। थोड़ी देर में कैबिनेट की बैठक भी होने जा रही। जाहिर सी बात है कैबिनेट की बैठक में भी इसी पर चर्चा होगी। तो दिन भर तमाम तरह की चर्चाएं बनी रहेगी पंचायत चुनाव से जुड़ी। और हर खबर को देखना है तो बंसल न्यूज को देखिए। सबसे पहले आपको मिलेगी पल पल की खबर। लेकिन इस खबरों के बीच में बात निर्वाचन की भी कर रहे हैं हम। निर्वाचन आयोग भी बैठक लेने जा रहा है, जैसा हमने आपको बताया। कलेक्टरों से बात करेंगे और तय करेंगे कि क्या स्थितियां हैं, कितनी तैयारियां हैं। बात ये कही जा रही कि नगर निगम को लेकर तो लगभग तैयारियां पूर्ण हैं, लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर कहीं कुछ कमियां दिखाई दे रही है। इसीलिए आज कलेक्टरों से बात करने वाले हैं। पर सवाल यही है कि होगा क्या। यदि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को देखें तो फिर चुनाव होना तय है, क्योंकि निर्वाचन आयोग अपनी तैयारियां कर रहा है। लेकिन सियासी सरगर्मी को देखते हैं तो चीज अलग नजर आती है। जब दिल्ली में मुलाकात किए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तो उन्होंने क्या कहा जरा सुनिएगा। उसके बाद फिर कांग्रेस कहां जा रही, क्या लाइन बड़ी करना चाहती, वो भी सुनिए, सुन लीजिए। तब यहाँ विधिवेत्ताओं से मिले, विधि विशेषज्ञों से मिले, एडवोकेट्स की टीम से मिले और प्रमुख रूप से सॉलिसिटर जनरल साहब के साथ भी हम बैठे और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब के साथ भी बैठे। सारी चीज़ों पर हमने डिस्कस किया है और डिस्कस करने के बाद ये फैसला किया है कि हम मॉडिफिकेशन के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में फिर से जाएंगे और जो तथ्य हैं ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने के, वो फिर एक बार पूरी ताकत से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखेंगे। और हम ये विश्वास करते हैं कि ओबीसी को न्याय दिलाने में हम सफल होंगे। हम सब चलिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि ओबीसी को न्याय दिलाने में हम सफल होंगे। मुलाकात के बाद कानूनविदों से ऐसा उन्हें लगता है, पर क्या होगा नजर इस पर है। लेकिन सियासत गरमाई हुई है आरक्षण को लेकर। दोनों की दावे है कि 27% आरक्षण हम देंगे। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उससे ज्यादा देंगे। सुनिए कमलनाथ का क्या कहना है और बीडी शर्मा जी का क्या कहना, सुन लीजिए। हमें बीजेपी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने 2 साल कोई प्रयास नहीं किया, कोई कानून नहीं लाए। संविधान में संशोधन हो सकता था कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले। इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि आने वाले निकाय चुनाव में हम 27% टिकटें पिछड़े वर्ग को देंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने ये गंभीरता के साथ 27 क्यों, हमारे ओबीसी वर्ग के उन हमारे सभी लोगों को जिनको जरूरत है, जो हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं, 27 ही क्यों, 27 से ज्यादा अवसर मिलेगा तो वो भी टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी का, हमारा जो संगठन है, वो चाहे पंचायत चुनाव होंगे चाहे और भी चुनाव होंगे, उन सारे चुनाव में उसके आधार पर जाने का काम भारतीय जनता पार्टी का संगठन करेगा। कि यही कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में थी। दिग्विजय सिंह के इशारे पर मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के अंदर जो ओबीसी रिजर्वेशन की बात चल रही थी 27% का, उसमें 27% ओबीसी पॉपुलेशन बता करके किसने झूठ बोला था। चलिए, आप सुन रहे थे बीडी शर्मा जी को और कमलनाथ जी को। दोनों अपने अपने तरह से अपनी पार्टी की बातें रख रहे हैं। लेकिन होगा क्या? क्या सॉलिसिटर जनरल से मिलने के बाद कोई रास्ता निकलेगा, या कांग्रेस जिस तरह से कह रही है कि 27% की टिकट हम देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उससे कहीं ज्यादा देने की बात करी। बढ़ाते हैं इस चर्चा को, होगा क्या समझते हैं। उमेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रताप भानु शर्मा जी है,
वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद सर, आपका भी बहुत स्वागत है और वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे तो मैं आपसे परिचय कराता हूं। उमेश जी, स्थितियां साफ नजर आ रही है। निर्वाचन आयोग आज बैठक करने जा रहा है और सभी कलेक्टरों से बात करेगा। जाहिर सी बात है, यदि सुप्रीम कोर्ट के कोई निर्देश है तो निर्वाचन आयोग उसी का पालन करेगा। लेकिन यदि सियासी तौर पर देखें तो फिर इसमें असमंजस भी नजर आता है। मुख्यमंत्री जी देर रात को पहुंच गए। ये पार्टी कम से कम ये दिखाने का प्रयास तो कर ही रही है कि आरक्षण हो, उसके बाद चुनाव हो, पर होगा क्या? स्थितियां दिख रही है, क्या लग रहा है कि चुनाव की तरफ भी आपकी तैयारियां हैं? सारे वैकल्पिक मार्गों पर विचार करा जा रहा है और जितने उपलब्ध मार्ग हैं उन सभी को अपनाया जाएगा। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता ये है, मैं पहले भी आपके चैनल पर कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत स्पष्ट और दृढ़ मान्यता है कि न केवल ओबीसी वर्ग अपितु समाज का कोई भी ऐसा वर्ग है जो वंचित है और गैर बराबरी का जीवन जी रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी संगठन अपनी स्थापना के समय से इस दृढ़ मान्यता को मानकर पालन करता है कि समाज में प्रत्येक वर्ग को समान अवसर मिलना चाहिए। जो वंचित वर्ग है, जो गैर बराबरी का जीवन जी रहा है, उसको बराबरी के अधिकार प्राप्त होना चाहिए, समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। और चूंकि ओबीसी वर्ग की आबादी 48 से लेकर 52% तक की है और उसको संवैधानिक अधिकार आरक्षण का प्राप्त होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो हालिया निर्णय आया है उससे हम असहमत हैं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है तो उसका पालन करना सभी का धर्म बनता है और नैतिक उत्तरदायित्व है। पर हमको जो विधायी अधिकार प्राप्त है, हम उसमें मॉडिफिकेशन पिटीशन में जा रहे हैं और हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से प्रार्थना करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय इस आरक्षण को वापस जो है बहाली प्रदान करे। तो इस मार्ग पे कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मिलकर आए हैं। उन्होंने अभी आपके हमें बाइट सुन रहा था, सॉलिसिटर जनरल से मिले हैं और बाकी जो हमारे विधिवेत्ता है उनसे मिले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक तो मनोज जी बहुत गंभीरता के साथ इस बात का प्रयास कर रही है कि आरक्षण ओबीसी वर्ग को प्राप्त होना चाहिए। तो सबसे पहला मार्ग क्या है? तो सबसे पहला मार्ग है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी से ही आग्रह करा जाए कि आपने ये जो निर्णय दिया है इस निर्णय पर आप पुनर्विचार करें। तो एक मार्ग ये अपनाया जा रहा है। दूसरा जो आपने अभी कहा है कि निर्वाचन आयोग ने कह दिया है कि जून तक चुनाव करवाए जाएंगे, तो निर्वाचन आयोग क्योंकि एक संवैधानिक इकाई है और उसका नैतिक दायित्व बनता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन करे, तो वो अपनी प्रक्रिया प्रारंभ कर रहा है। तो वैकल्पिक मार्ग में हम न्यायालय जाएंगे और हमको लगता है कि न्यायालय हमारी बात को स्वीकार करेगा। हमारी अगर याचिका को स्वीकार करा जाता है तो परिस्थितियां भिन्न प्रकार की होगी। हम चाहते हैं कि आरक्षण का लाभ ओबीसी को मिले, क्योंकि अगर इस समय हमने मॉडिफिकेशन पिटीशन नहीं लगाई तो ये सुप्रीम कोर्ट की जो ये निर्णय है ये नजीर बन जाएगा, मिसाल बन जाएगा। और इससे केवल मध्य प्रदेश प्रभावित नहीं हो रहा है, ये निर्णय पूरे देश भर में लागू हो रहा है। केंद्र शासित प्रदेशों को भी इसके दायरे में लिया गया है। तो हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हम इसके बारे में पुनर्विचार का आग्रह न्यायालय से करें, एक तो वो करेंगे। और उसके बावजूद जो परिस्थितियां बनती है, मान लीजिए कि चुनाव आता है तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस तरफ मॉडिफिकेशन याचिका जा रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर चुनाव आ जाता है और इसी स्थिति में आता है तो हमारा ये प्रयास होगा कि जो ओबीसी वर्ग के मित्रों को आरक्षण नहीं मिला है तो भारतीय जनता पार्टी संगठन स्तर पर देगी और 27% से अधिक सीटों पर ओबीसी वर्ग के बंधु बहनों को चुनाव लड़वाया जाएगा। चलिए, एक रास्ता तो ये दिखाई देता है कि यदि आरक्षण नहीं भी हुआ है तो पार्टी अपने स्तर पर तो कम से कम आरक्षण यानी उतने से ज्यादा टिकट दे सकती है, जैसा बीजेपी कह रही, कमलनाथ जी कह रहे। प्रताप भानु शर्मा जी, लंबा अनुभव है आपके पास चुनाव लड़ने का, लड़ाने का, पर सवाल यही है कि ये चुनाव बहुत अलग है। पंचायत के चुनाव, नगरीय निकाय के चुनाव, इनको लेकर लगातार सस्पेंस बना रहा। एक बार फिर सस्पेंस दिखाई दे रहा, क्योंकि आप लोग भी कह रहे हैं कि आरक्षण के बाद चुनाव हो, आरक्षण मिले, तो सस्पेंस रहेगा या कुछ दिखाई देता? कानून की दृष्टि से भी मैं आपसे समझना चाहूंगा, आपको उसका भी ज्ञान है, तो क्या कुछ रास्ता निकलेगा इसका? देखिए, पहली बात तो मनोज जी ये है कि ये भाजपा की सरकार, शिवराज सिंह सरकार स्थानीय संस्थाओं, पंचायत के चुनाव कराने में 2 साल में पूरी तरह नाकाम रही है। इनकी रुचि नहीं है इन संस्थाओं में चुनाव कराने की और पिछड़े वर्ग ओबीसी को आरक्षण देने की। यदि नियत साफ होती तो ये वैसा प्रावधान अपने जो नोटिफिकेशन करा था, जो अमेंडमेंट लाए थे, तदनुसार करते, परंतु वो डिफेक्टिव नोटिफिकेशन हो गया। और जो कमलनाथ जी की सरकार ने, हमारी कांग्रेस की सरकार ने पूरा प्रोग्राम, पूरा शेड्यूल बनाकर दे दिया था, उसको इन्होंने निरस्त कर दिया। वो करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, तुरंत उसको चुनाव में चले जाना चाहिए था।
और स्थानीय संस्थाओं के और पंचायत के चुनाव हो जाते, कोई उसमें वैधानिक अड़चन नहीं थी। 27% का आरक्षण था, पूरे रोटेशन से पूरा जो होता है जिला पंचायतों का, नगर पंचायतों का और जनपद पंचायत और सबका रोटेशन से वो भी रोटेट कर दिया गया था, जो होना चाहिए हर 5 वर्ष में। पर पता नहीं इनकी नियत में क्या खोट था या राजनीतिक तरीके से क्या सोच था भाजपा का। ये बातें जो उमेश जी कह रहे हैं स्टेटमेंट में, इनका पिछले 6 महीने से सुनता चला आ रहा हूँ। यही बात उसमें बात तो फिर वहां भी प्रताप बानू जी वहां भी आ जाती है। ये बीडी शर्मा जी ने आप पर आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि 27% जिस आरक्षण की आप बात कर रहे हैं, आप लोग ने संख्या ही गलत बता दी। अब जब उसका राज्य का जो अलग से एक आयोग बनाया गया, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग, जब उसने गिनती की तो 50% के लगभग 48% पहुंच गया। और उनका ऐसा कहना है कि आप शुरुआत से गलत कर रहे हैं, आपने ही ऐसी जानकारी दे दी कोर्ट में कि 27% यहाँ की संख्या है, लिहाजा 27% का आरक्षण दिया जाए। तो आरोप प्रत्यारोप तो दोनों तरफ है। कोर्ट में जो जानकारी दी थी 27% आरक्षण की दी थी, जनसंख्या 27% ओबीसी की है, ये नहीं कहा गया था। अब उसका मिस इंटरप्रिटेशन ना किया जाए। और हम ये देख रहे हैं कि जनवरी से अभी तक जितने भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं, उसका ना तो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने पालन किया है, ना मध्य प्रदेश की सरकार ने पालन किया है। फरवरी मार्च में जो आदेश सुप्रीम कोर्ट का आया था, उसमें उन्होंने साफ कहा था कि यदि हमें ओबीसी की जनसंख्या मध्य प्रदेश में तय करना है जी, तो उस ओबीसी आयोग को ट्रिपल टेस्ट लगाकर इस काम को कर लेना चाहिए और इसके बाद फिर नोटिफिकेशन करना चाहिए या वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दे देना चाहिए जी। सुप्रीम कोर्ट अभी भी नहीं और इसके पहले भी ट्रिपल टेस्ट की बात करता रहा है, क्योंकि उसका कहना यह है, उसका सोचना यह है और होना भी चाहिए कि जो इस दायरे से बाहर निकल चुके हैं, जो जिनको इकोनॉमिकली या क्रीमी लेयर में आ चुके हैं, उनको हटाकर जो गरीब तबका है, ओबीसी में जो निचला तबका है, जो छूटा हुआ तबका है, उसे शामिल किया जाना चाहिए। और ये न्याय संगत बात है। आपकी सामाजिक न्याय, शैक्षणिक न्याय, आर्थिक न्याय, यदि ये बात कही जाती है और कांग्रेस उसका समर्थन करती है, किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। और कमलनाथ जी ने तो कह दिया कि हम यदि निर्णय नहीं भी होगा, सरकार नहीं भी करेगी, तो हम 27% आरक्षण ओबीसी को जो हमने नोटिफिकेशन में कहा था, ठीक है सर, देंगे इन चुनाव में। ये चुनाव करा ले, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करें। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि 14 दिन के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए, अब कोई मैं लौट रहा हूं सर, समय है अभी फिर आपको मौका दूंगा, मैं लौटूंगा। लेकिन आप देखिए कि पंचायत के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया, उसके बाद कुछ और भी स्थितियां बन रही है। ग्वालियर से एक खास खबर है, जरा इसको समझते हैं और इसमें समझ आएगा आपको कि यदि आरक्षण का मुद्दा जिस तरह से गरमाया हुआ है, क्या होगा। ग्वालियर चंबल में काफी इसकी चर्चा भी होती है, जातिगत समीकरणों को भी देखा जाता। पहले एक खबर को देखिए, फिर उमेश जी से मैं इस पर लूंगा प्रतिक्रिया। देख लीजिए जरा एक खास खबर ग्वालियर से। ग्वालियर चंबल की सियासत में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा जोर शोर से गरमाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी बीजेपी ये दावा कर रही है कि किसी भी कीमत पर पिछड़ा वर्ग को उसका अधिकार दिलाने में शिवराज सरकार पीछे नहीं हटेगी। मुख्यमंत्री खुद इस मसले पर बेहद गंभीर है और यही वजह है कि उन्होंने अपनी विदेश यात्रा भी टाल दी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने अपनी संवेदनशीलता का परिचय न्यायालय के निर्णय के आने के बाद अपना जो प्रोग्राम था उनका विदेश जाने का, प्रदेश के हित में कई निर्णय महत्वपूर्ण, उन निर्णयों को प्राथमिकता न देते हुए अपने विदेश का जो उनने कार्यक्रम निरस्त किया। वहीं कांग्रेस ओबीसी आरक्षण पर बीजेपी सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि कमलनाथ का ओबीसी वर्ग को दिया हुआ 27% आरक्षण बीजेपी को रास नहीं आया। कोर्ट ने कहा है पिछड़े वर्ग के आरक्षण की जरूरत नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने कोर्ट में अपना पक्ष रखा था, तो पक्ष भी उन्होंने ऐसा ही रखा था कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण की जरूरत नहीं। कांग्रेस बीजेपी के ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रही सियासी रसाकशी पर ओबीसी संगठन भी लामबंद हो गए हैं। वो दोनों ही दलों की ओबीसी आरक्षण को लेकर मंशा पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। ओबीसी महासभा और ओबीसी वर्ग के तमाम संगठन अब खुद अपनी लड़ाई को स्वयं लड़ेगा और हम लोग
जिस प्रकार से मतलब सरकार कह रही है कि हम अपने वकील को खड़ा करके और रिव्यू पिटीशन लगाएंगे, हम एक एक रुपया अपने लोगों से एक एक रुपया लेकर और एक बड़ा सा एडवोकेट खड़ा करके हम सुप्रीम कोर्ट में इस लड़ाई को लेकर एक पिटीशन फाइल करेंगे उसमें। कुल मिलाकर एमपी में एक बार फिर ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासी संग्राम सड़क से लेकर सियासी गलियारों में शुरू हो गया है। लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव तक इसी तरह सियासी मुद्दा बना रहेगा। वैसे दोनों ही दलों में ओबीसी का हितैषी बताने की होड़ सी मची हुई है। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। चलिए, तो ये समझ आ रहा आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ। उमेश शर्मा जी के पास चलूंगा, संदीप पौराणिक भी मेरे साथ जुड़ा है, उनके पास भी लौटूंगा मैं, लेकिन पहले उमेश जी से एक प्रतिक्रिया लेता हूं। उमेश जी, इस खबर को भी आप समझ रहे होंगे। आप देखिए कि स्थितियां जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, निर्वाचन आयोग की तरफ आप बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ सॉलिसिटर जनरल से मुख्यमंत्री जी की मुलाकात हो गई, उन्होंने अपने दौरे कैंसिल कर दिए। पर ये एक अलग बात दिखाई दे रही है कि जो बाकी ओबीसी से जुड़े संगठन है वो कह रहे हैं कि हम भी जा सकते हैं। स्थितियां बड़ी विकट है और चिंता मुझे लगता है सबसे ज्यादा सरकार के सामने ही होगी। और मुझे लगता था कि मैंने ऐसा विचार करा था व्यक्तिगत कि हम जो आज की डिबेट है, इस डिबेट में आज से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पिछले 5-7 दिनों से जो डिबेट हो रही है तो पिछले संदर्भों को मुझे लग रहा है कि लगभग सभी चैनलों ने बहुत अच्छे ढंग से विश्लेषित करा, और विशेष करके मुझे लग रहा है कि बंसल न्यूज ने तो शानदार और पल-पल का विश्लेषण दिया है। पर चूंकि अब प्रताप भानु भाई साहब ने पुराना कीर्तन राग छेड़ा है तो मेरा भी दायित्व मैंने इसलिए नया वाला छेड़ दिया, वो एक नई लाइन भी दिखाई दे रही है। आप वो चूंकि एक साज और एक तराना गाते हैं तो मेरा भी उत्तर नया राग छेड़ दूंगा, नई बात बता दूंगा उमेश जी, पुरानी नहीं छेड़ूंगा। मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि मैं भाई साहब का थोड़ा सा हारमोनियम में संगीत प्रदान करूं। तो मनोज जी 2 मिनट का केवल समय ले रहा हूँ, 1.5 मिनट का बताता हूँ। ये जो कहानी शुरू होती है, ये कहानी शुरू होती है श्रीमान कमलनाथ जी की सरकार के समय से। कमलनाथ जी की सरकार आई, नगरीय निकाय का कार्यकाल किसकी सरकार में खत्म हुआ? कमलनाथ जी की सरकार में। पंचायत का कार्यकाल किसकी सरकार में खत्म हुआ? कमलनाथ जी की सरकार में। किसकी सरकार का दायित्व था कि कार्यकाल समाप्त होते से चुनाव की अधिसूचना जारी करती? कमलनाथ जी की सरकार का। नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि प्राथमिकता में जयललिता फर्नांडिस थी और सलमान खान था। आयशा अवार्ड को प्राथमिकता दी गई, एक बात। दूसरा काम कब करा? 8 जुलाई 2019 को श्रीमान भार साधक सदस्य और महानतम विद्वान नेता डॉक्टर गोविंद सिंह, जो इस समय नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने विधेयक प्रस्तुत करा, पटल पर रखा और विधेयक में क्या लिखा कि ओबीसी की आबादी 27% है और आरक्षण भी 27% मांगा। अब आप बताइए क्या 100% आरक्षण देना संभव था? न्यायालय में चुनौती मिली, हमने नहीं दी। जया ठाकुर जी गई, इनकी पार्टी की कार्यकर्ता है, सैयद जाफर गए, वहां से रायता ढूंढना शुरू हुआ। उसके बाद दुर्भाग्य से इनकी सरकार असमय काल कम्प्लीट हो गई, हमारी सरकार आई और उसके साथ कोरोना का दूसरा लहर जो थी वो साथ में चली आई। मैं समाप्त करता हूँ मनोज जी। और उसके बाद जैसे ही कोरोना समाप्त हुआ, केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव विधानसभाओं के करे थे, उससे निवृत्ति मिली। सरकार ने चुनाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बताई, हमने अधिसूचना जारी कर दी, निर्वाचन का कार्यक्रम जारी हो गया, नामांकन दाखिल हो गए। कौन भाग रहा था जबलपुर हाईकोर्ट से लेकर दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट तक? विवेक तनखा के कंधे पर बैठकर सैयद जाफर और दीदी जया ठाकुर। ये बार बार लिंगराम किसने? ठीक है सर, ये पाप कांग्रेस से बातें जाता है। प्रताप भानु शर्मा जी जवाब दे दीजिए। मैं फिर जी, इनने इतना लंबा राजनीतिक स्टेटमेंट दे दिया जैसे ये विधानसभा में स्टेटमेंट दे रहे हो। दोनों विधानसभा में मिला दी ना सर। विधानसभा में बोलने का उमेश जी को मौका मिल जाए तो ये अर्थ का अनर्थ तो कर ही देंगे। असल में मनोज जी अब कुछ रास्ता बचा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू में जाने की बजाय इन्हें अब 2 हफ्ते के अंदर, 2 वीक के अंदर चुनाव करा देने चाहिए। अब 2 साल से जो चुनाव सरकार नहीं करा पाई, टालने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश हैं। हमारे नेता कमलनाथ जी ने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया, हम 27% आरक्षण दलीय आधार पर करके देंगे। अब यदि बीजेपी देना चाहती तो दे, ना देना चाहती है ना दे। वो कल कह दिया बीडी शर्मा जी ने कि हम भी टिकट दे देंगे उससे ज्यादा। मैंने कहा कल बीडी शर्मा नहीं, बीडी शर्मा कुछ भी कहे पर उनकी सरकार तो नहीं कर पाई ना। शिवराज सिंह नहीं कर पाए। बीडी शर्मा के कहने से क्या होता? मॉडिफिकेशन की जो बात हो रही है, मॉडिफिकेशन ऑर्डर तो बनता था कि इस कानून को लागू करके इसको तत्काल अनुमोदित करते, चुनाव करा लेते। डिफेक्टिव नोटिफिकेशन क्यों हो रहा है?
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन क्यों नहीं हो रहा है? 2 साल से स्थानीय संस्थाओं के, पंचायतों के, नगर पंचायतों के चुनाव क्यों नहीं हो पाए? सर मैं एक मिनट मॉडिफिकेशन को समझ लेता हूं। संदीप पौराणिक जी, संदीप जी मॉडिफिकेशन की बात कह रहे हैं कि नया ऑर्डर लेकर आएंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर, ये क्या है? कुछ नहीं हो सकता मॉडिफिकेशन अब। जी संदीप जी, देखिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करे सरकार। जी संदीप जी, देखिए मनोज जी, आने वाले समय में ये बहस चलती रही। सुप्रीम कोर्ट अपना निर्देश दे चुका है। राजनीतिक दलों की जो बयानबाजी आ रही कि 27% से ज्यादा हम उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे, इसका संदेश साफ है मनोज जी कि राजनीतिक दल ये मान चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया है, सख्त रवैया है, तो चुनाव की स्थितियां करीब हैं। बात सवाल ये उठ रहा है मनोज जी कि चाहे आप रिव्यू पिटीशन की बात करें, ये सारी चीजें किसको करनी है? सुप्रीम कोर्ट पे जानी है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये मान चुका है कि आपने जिले स्तर पर जो गणना है या जो आपको ब्यौरा पेश करना था वो सही तरीके से नहीं पेश कर पाए, नहीं हुआ, या सुप्रीम कोर्ट उससे संतुष्ट नहीं हुआ, तो चुनाव की स्थितियां बन गई हैं। बिल्कुल ठीक है संदीप जी। अब राजनीतिक दलों के लिए संकट है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। मनोज जी, 56% आबादी है वोटर की। ये ऐसा वोट बैंक है, मैं इसको वोट बैंक मानता हूं सीधा सीधा। राजनीतिक दल उसको दूसरी तरह से ले सकते हैं कि मैं कल्याण की बात करता हूं, विकास की बात करता हूं, हम तो जनसेवा कर रहे हैं, वो एक अलग मसला है। लेकिन ये 56% वोट बैंक है, इस पर कैसे सेंधमारी की जाए? सवाल ये है कि आपकी मंशा, मैं कह रहा हूं पिछले 3 साल 4 साल में अचानक ओबीसी क्यों मुद्दा बन गया? सवाल ही, क्या ओबीसी अचानक बढ़ गया क्या? कभी राजनीतिक दलों की, अब उनको ये लगने लगा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जो ये 2 वर्ग था, ये लगभग सैचुरेशन की स्थिति में है। इसके लिए आप योजनाएं दे चुके, लुभाने वादे कर चुके, जिंदगी बदलने की बात कर चुके, वो संतुष्ट हो गया एक प्रकार से, या जो आप कर सकते थे वो सब कर चुके। अब आपके लिए एक नया वोट बैंक है 56%। इसलिए सारा टारगेट इन राजनीतिक दलों का इस वोट बैंक पे है और ये बयानबाजी उसी के सिलसिले में हो। चलिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन नजरें तो है निर्वाचन आयोग पर। निर्वाचन आयोग बैठक करने जा रहा, होगा क्या? मुख्यमंत्री कैबिनेट के साथ चर्चा कर रहे हैं। उमेश जी अपनी बात कह रहे थे, प्रताप भानु जी अपनी बात कह रहे थे। सियासी चर्चाएं बहुत है, लेकिन निगाहें हैं सुप्रीम कोर्ट पर। जो बात कही जा रही, सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ कर दिया है कि चुनाव होंगे, पर हल्का सा असमंजस अभी भी बना हुआ, क्योंकि कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। मुख्यमंत्री जी भी लगे अपने हिसाब से। होगा क्या, ध्यान इस पर रहेगा, हमारी नजर रहेगी। आप सभी मेहमानों को बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े। मध्य प्रदेश में एक बार फिर पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी बड़ी तेजी से दिखाई दे रही है। दोनों ही दल अपने अपने तरीके से 27% टिकट देने की बात कर रहे हैं, बीजेपी कहीं उससे ज्यादा। लेकिन क्या मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर की जो बात कही जा रही है, कुछ हो पाएगा? नजर इस पर रहेगी। निर्वाचन आयोग बैठक लेने जा रहा है, तो साफ हो जाएगा कि वो तारीख क्या करने वाला। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज पर। पहली खबर, पहली बहस में इतना ही। नमस्कार।